पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर उसके बाद हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। जल्दी से आ जाइए सारे के सारे स्टूडेंट। मैं बढ़िया, आप बताइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी आप सभी को भी हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। देखो, मैंने आपको बोला है कि जब भी कोई भी फेस्टिवल आता है तो उस फेस्टिवल को तो सेलिब्रेट करना ही चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, मगर उसके साथ अपनी पढ़ाई में एक वैल्यू एडिशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने फेस्टिवल पे कोई वैल्यू एडिशन करोगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज कुछ ना कुछ आप लोगों ने वैल्यू एडिशन किया होगा। तो अगर वैल्यू एडिशन किया है सो दैट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो फिर हम कुछ कह नहीं सकते। करिएगा, थोड़ा ही सही, थोड़ा भी चलेगा, बट जरूर कीजिएगा। चलिए, तो कल हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स नेट अचीवर्स। मैंने आपको कुछ होमवर्क में काम दिया था, कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए थे। लेट्स सी, एजिस वाले। कितने क्वेश्चन हो गए थे? कितने नंबर क्वेश्चन पे थे? 9वें पे। ये हो गया था ना लास्ट, ये वाला किया था 12 साल के बाद, है ना, एडिशन करके। 12 साल के बाद का जो क्वेश्चन था, जो एडिशन करने वाला बोला था, वो वाला हो गया था ना। चलो अगला क्वेश्चन बनाओ, 9th क्वेश्चन बनाओ। 9th क्वेश्चन बनाइए। 9th क्वेश्चन बनाइए। एज ऑफ श्याम इज हाफ द एज ऑफ फादर। जो श्याम है उसकी उम्र है उसके बापूजी से आधी है। आफ्टर 20 ईयर, 20 साल के बाद जो फादर है इज 1.5 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ श्याम, वो 1.5 गुना हो जाएगा। तो आज की उम्र बताइए उसके पप्पा जी की। होमवर्क में यही बेटा, यही क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में, वही अभी करवाने लगा हूं। वो अलग नहीं थे, वो यही हैं, साथ में ही। देखो, अब ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा ध्यान से बनाते हैं। देखो यहां पर आप मान लो श्याम और यहां पर उसके फादर। जो पहली स्टेटमेंट है वो क्या बोलता है? श्याम इज हाफ ऑफ द एज ऑफ फादर, कि मतलब जितनी भी पिता की एज होगी, बेटे की एज उसकी आधी होगी। अब अगर आप यहाँ पे 2 मान लेते हो फादर, तो श्याम की एज कितनी हो जाएगी? 1। सिंपल है ना, सिंपल कर लिया ना। मतलब आप इसको 4 मानोगे ये तो 2 हो जाएगा, 6 मानोगे तो 3 हो जाएगा। तो हमने सिंपल सा कर लिया कि हमने 2 और 1 मान लिया। हमने क्या कर लिया? 2 और 1 मान लिया। उसके बाद उसने बोला 20 साल के बाद,
अगले 20 साल, मतलब इसमें 20 साल की एडिशन हो गई है। एज ऑफ फादर इज 1.5 टाइम, बट अब जो फादर की एज है वो 1.5 टाइम हो गई है। अब ध्यान से सुनना, अगर ये 1 होता तो ये 1.5 होता, यस और नो? अगर ये 1 होता तो ये 1.5 होता, मगर 1.5 को क्या करोगे, इसको डबल कर दो, अगर ये 2 होता तो ये 3 हो जाता, यस और नो? क्वेश्चन यही बोल रहे हैं ना। तो हम यहां पर क्या मान लेंगे, श्याम की उम्र 2 हो गई और उसके पापा की 3 हो गई, इसकी 2 हो गई और इसकी 3 हो गई। समझ आया कैसे किया? देखो ये ऐसा था, इस साइड पे 1 लिया था तो 1.5 लिया था। अब रेशो है, या तो आप ऐसा मान लो कि ये 1 है और ये कितना हुआ, 15/10 हो गया है ना। पॉइंट हटाया तो 15/10 हो गया, और ये 10 इस साइड पे चला गया, 10 और 15 इसको कैंसिल करोगे 5 के टेबल से तो भी 2:3 आ जाएगा। जैसे आपकी इच्छा वैसे बना सकते हो, जैसे आपकी इच्छा वैसे बना सकते हो, इट इज अप टू यू। तो बस उसके बाद तो क्वेश्चन रह ही नहीं गया, खत्म। उसने बोला कि व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ श्याम, आज की एज पता करो। तो गैप कितने का है भाई, 1 का गैप है, और 1 का गैप किसके बराबर है, 20 के बराबर है। आज ये प्रेजेंट एज है, दिस इज द प्रेजेंट एज, दिस इज द प्रेजेंट एज। आज प्रेजेंट एज कितनी है, 2, तो 2 गुणा 20 कर दो, 20 गुना 40, बस खत्म। एक का 2 से 40 हो जाएगा, ठीक है, ओके, सिंपल। अरे यार कुछ नहीं, ये 1.5 गुना था, मतलब अगर ये 1 होता तो उसने बोला वो 1.5 टाइम्स है, 1.5 है। तो बस या तो आप दोनों को डबल कर दो, ये 2 हो गया ये 3 हो गया, डायरेक्ट हो जाएगा, या फिर इसको 15/10 मान लो जैसे ये करके दिखाया है, 15/10, 10 इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा 10, बस खत्म। चलो अगला बनाइए, अगला बनाइए, अगला बनाइए। यार ये मेरा यूएसबी डिवाइस क्यों नहीं काम कर, इसको बनाइए। 10 साल पहले जो रेशो थी वो 6:7 थी, और आफ्टर 10 ईयर ये रेशो 11:12 बन जाएगी। तो प्रेजेंट एज पूछी गई है। अब देखो दो अलग अलग चीजों के बारे में बात हो रही है, थोड़ा ध्यान से इस चीज को समझना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है यहां पर, तो ध्यान से समझना इस चीज को कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। देखो उसने बोला 10 साल पहले, मतलब आज की प्रेजेंट एज आप ये मान लो, है ना, कि यहां पर प्रेजेंट एज होनी चाहिए। तो वो पहले बोल रहा है कि 10 साल पहले, अगर 10 साल पीछे की तरफ जाएंगे तो ए और बी की रेशो 6:7 थी। ये 10 साल पहले की बात है, मतलब पास्ट की बात है। और आफ्टर 10 ईयर, अब इसके 10 साल के बाद ये रेशो कितनी हो जाएगी, 11:12। तो 10 साल इधर हो गए, मतलब ये 10 साल पहले की बात हो रही है, ये 10 साल बाद की। प्रेजेंट एज तो यहां पे है ना, आर यू गेटिंग द पॉइंट? प्रेजेंट एज तो यहां पे है, क्योंकि प्रेजेंट के बारे में तो उसने कुछ बताया नहीं, उसने 10 साल बाद और 10 साल पहले की बताई है, तो आज तक वो कुछ नहीं बताया। गैप अगर आप देखो तो कितना गैप आ रहा है, 7, 5, 12, 6, 5, 11, तो 5 का गैप है। ये जो 5 का गैप है, अब यहां पर बच्चे गलती करेंगे, वो इसको 10 के बराबर मान लेंगे, बट ये 10 के बराबर नहीं है, ये 20 के बराबर है। क्यों? क्योंकि 10 इधर बैठे हुए हैं और 10 इधर, मतलब इन दोनों के बीच में 20 साल का गैप है ना।
तो ये जो 5 है वो 20 के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 4 यूनिट के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 4 के बराबर हो जाएगी। और पूछा क्या है? प्रेजेंट एज। अब देखो प्रेजेंट एज कैसे निकलेगी, ये 24 थी और ये कितनी हो गई? 28। तो आज की उम्र इसमें 10 साल ऐड करके आएगी, 24, तो ये 34 हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी? 38। इज इट क्लियर? समझ आया? क्योंकि 10 साल है ना इसका गैप, तो या तो इसकी निकाल के 10 माइनस कर दो या इसकी निकाल के 10 ऐड कर दो। अरे यार मेरे को एक बात बताओ, यहां तक पता चल गया? तो ये 20 साल का गैप था ना 10 का, यार इसमें 10 ऐड करोगे तो आज की उम्र आएगी, क्योंकि ये पास्ट की उम्र है, 10 साल पहले इतनी थी, आज पूछा है। और ये 10 साल बाद की है, या तो इसकी निकाल के 10 माइनस कर दो, अपने 10 साल की आगे की उम्र में से 10 माइनस करोगे तो आज की आएगी, आज से 10 साल पहले की में 10 ऐड करोगे तो आज की आएगी। तो ये 6 चौका 24 था, 5 यूनिट 20 के बराबर थे, तो 1 यूनिट 4 के बराबर हो गया, क्योंकि 10 ये है और 10 ये, तो टोटल गैप 20 का है। तो 5 यूनिट 20 के बराबर है, 1 यूनिट 4 के बराबर हो गया। तो ये 24 और 28 था और ये 44 और 48 हो गया। तो चाहे तो इनमें से 10 को माइनस कर दो, 44 में से 10 को माइनस किया तो 34, 48 में से 10 को माइनस किया तो 38, या फिर 24 में 10 को ऐड किया 34 और 28 में 10 को ऐड किया तो 38। दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, आंसर आपका सेम ही आएगा। चाहे तो पास्ट से फ्यूचर की तरफ चले जाओ, चाहे फ्यूचर से पास्ट की तरफ चले जाओ। 4 कैसे? अरे यार 5 यूनिट की वैल्यू 20 के बराबर नहीं दिया हुआ, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 नहीं आ जाएगी? 20 पर 5 चौका 20, ये तो हम 1 यूनिट की वैल्यू तो हर क्वेश्चन में निकालते हैं ना, 1 यूनिट की वैल्यू तो हर क्वेश्चन में निकालते हैं हम। चलिए अगला बनाइए, इस क्वेश्चन को बनाइए। देखो अब यहां पर वैसे ही देखो, आज की उम्र आप यहां पे मान लो कि ये प्रेजेंट एज है, और उसने बोला 6 साल पहले, मतलब आप 6 साल पीछे चले गए, -6 लिख देता हूं ताकि आपको पता चले। तो कुणाल और रोहित, कुणाल और रोहित, इनकी जो एज थी वो 6:5 में थी आफ्टर 4 ईयर, और अब आगे चले जाएंगे 4 साल, इधर ये 4 साल आगे बढ़ गए। तो अगर आगे 4 साल गए तो कितनी हो गई? 11:10 हो गई। तो गैप कितने का है? 5 का और 5 का। मगर ये 5 का गैप किसके बराबर है? देखो यहां से यहां तक आने में 6 साल लगे, फिर आगे जाने में 4 साल लगे, तो जो टोटल गैप कितने का हो गया? 10 यूनिट्स का हो गया। 5 का मतलब 10 है यहां पर, तो 1 यूनिट का मतलब क्या हुआ? 2। तो अब उन्होंने प्रेजेंट एज पूछा है, बिल्कुल पहले की तरह करना है। तो पहले वो 12 साल का था और 10 साल का था, तो आज कितने का हो गया? 6 साल के बाद 18 साल का और 16 साल, 18 और 16 साल, 18 और 16 साल हमारा आंसर आ जाएगा। लॉजिक समझ में आया? क्वेश्चन जैसा मर्जी हो, बस ध्यान से बनाना है और समझ के बनाना है। अठारह और 16 कैसे? अरे यार तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे हो यार? 6 साल पहले थी, प्रेजेंट एज तो ये वाली है ना, तो 6 साल पहले की उम्र पता चल गई, उसमें 6 ऐड कर दिया तो आज की उम्र पता चल गई। 12 में 6 ऐड किए तो 18 आ गया, 10 में 6 ऐड किए तो 16 आ गया। अभी पिछले क्लास में भी ये पिछले क्वेश्चन भी ऐसा ही था सेम, यहां पर नहीं समझ आया तो यहां पर कैसे समझ आएगा? इधर वाला निकाल के 4 माइनस कर दो, यहां पे इसको
ये 22 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। आगे की उम्र में से -4 कर दो, इसमें से -4 करो और इसमें से -4 कर दो, 10 कैसे आया? अरे भाई यार तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो यार, ये 6 और 4 का गैप। यार सिंपल सी बात मैं बता रहा हूं, आप लोग पहले की क्लासेस नहीं देख के आए हो यार, मत किया करो ऐसे, मत किया करो ये सारी चीजें। इन बिटवीन कोई भी क्लास शुरू कर देते हो और फिर आपको आधी से ज्यादा चीजें तो आती नहीं है। इस वजह से मैं बोलता हूं कि पहले की सारी क्लासेस देख के आया करो, अदरवाइज क्या कर रहे हो आप, सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर एक सीक्वेंस में नहीं फॉलो करोगे तो आपको तो प्रॉब्लम होगी, जो बाकी बच्चे शुरू से फॉलो कर रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है। मैंने आपको पहले भी इस चीज के बारे में पूछा। तो अगर आप स्टार्टिंग से नहीं देखोगे तो कोई फायदा नहीं है। तो ये गैप था 6 और 4 10 का, तो 5 यूनिट 10 के बराबर और 1 की यूनिट 2 के बराबर। चलिए अगला बनाइए। चलिए देखिए, अब ध्यान से समझ लो, तीन तीन तरीके से उम्र पूछी जा सकती है, पीछे की तरफ, आगे की तरफ और प्रेजेंट। ध्यान से सुनो, उम्र को तीन तरीके से पूछा जा सकता है, 1 2 और 3। तो ये प्रेजेंट की एज है, जो आज की एज है, ये पास्ट की एज है जो पहले की पूछी है, और ये फ्यूचर की एज है। तो इस तरीके से समझ लिया करो। अगर कोई बंदा आज 10 साल का है तो 5 साल पहले वो 5 साल का था और 5 साल के बाद वो 15 साल का होगा। ये एक सिंपल सा तरीका है। तो अब इसमें से कोई भी पूछा जाए, एक पूछ लिया जाए और बाकी निकालने के लिए बोला जाए तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। 10 में आज की 10 है तो 5 साल बाद कितने का हो, 15 का होगा। आज 10 है, 5 साल पहले का कितना था, 5 का था। पहले 5 का था, आज कितने का होगा, 10 का हो जाएगा। पहले 15 का था, सॉरी आगे 15 का है, पिछली पहले कितने का था, 10 का। तो इस तरीके से एक छोटा सा सिंपल सा चार्ट बना के आप इस तरीके के क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ये जो सिंपल से क्वेश्चंस हैं उनको बनाया जा सकता है। समझ आया? चलो अब ये वाला बनाओ, इसका कितना आंसर आ गया? ओके देखो, 7 साल पहले, मतलब 7 साल पहले की बात हो रही है, मतलब मैं पीछे की तरफ जा रहा हूं, -7। ए और बी की जो एज थी उसका जो गैप था, सॉरी जो रेशियो थी वो 4-5 थी। और आफ्टर 7 ईयर, मतलब यहां पर ये 7 साल पहले की बात हो रही है, प्रेजेंट की नहीं, फिर आगे 7 साल की बात हो रही है, अगले 7 साल की बात हो रही है। यहां पर गैप कितना हो गया, 5:6 हो गया। तो अब अगर यहां पर गैप बराबर नहीं होता तो क्या बराबर कर सकते थे? क्या आपको गैप बराबर करना आता है ना? यस और नो? गैप बराबर करने के लिए हम नीचे वाले के गैप को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर वाले का जो गैप होता है उसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत होती नहीं है। तो ये 4 और 5 था और ये 5 और 6 है, तो यहां पर तो गैप 1-1 का ही है। तो बस एक एक का गैप है, मगर एक्चुअली में ये गैप कितने के बराबर है? देखो यहां से यहां तक आएंगे तो 7 है, फिर आगे जाएंगे तो 7 है, तो टोटल कितना हो गया, 7-7-14 हो गया। तो ये जो एक यूनिट है वो 14 यूनिट के बराबर होगी। तो उसने पूछा क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ बी। अब बी मतलब ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है, चाहे तो आप ये निकाल लो,
देखो 14 5 70 और 70 के बीच में 7 ऐड करेंगे क्योंकि 70 साल तो पहले थे ना, 7 साल पहले 70 था, तो आज कितना हो गया, आज 77 हो गया। और या फिर आप इसको निकाल लो, 14 शीख 84, 84। आने वाले टाइम में उसकी उम्र 84 साल हो जाएगी, तो 84 में से 7 को माइनस कर दो तो भी 77 आ जाएगा। दोनों में से जो आपकी इच्छा है आप वो कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, आपके पास चॉइस है। चल अगला बनाओ। देखो ये तो सिंपल ही आ गया यार, रेशो है वो ए और बी की जो रेशो है वो 5:7 है, और आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद ये 8:11 हो जाएगी। फाइंड द प्रेजेंट। बट यहां पर दिक्कत हो गई, क्या दिक्कत होगी, यहां पर गैप बराबर नहीं है ना, यहां पर गैप बराबर नहीं है ना, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, गैप है वो इसका बराबर करना पड़ेगा। गैप कैसे बराबर होगा, देखो यहां पर 3 का गैप है, तो इन दोनों को 3 के साथ गुणा कर दो, 3 के साथ इसको, 3 के साथ इसको, तो ये कितना हो गया 15, और 7 या 21। और इसका बीच का गैप कितने का है, 2 का, तो इन दोनों को 2 से गुणा कर दो, 8 दूनी 16 और 11 दूना 22। तो यहां पर 1 यूनिट का जो गैप है वो किसके बराबर दे रखा है, 2 के बराबर दे रखा है। और पूछा क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ ए बी, ये वाली उम्र पूछी है, तो 15 दूना 30, 21 दूना 42, ये आ जाएगा। 15 को 2 से गुणा कर देंगे और 21 को भी 2 से गुणा कर देंगे, 15 दूना 30, 21 दूना 42। सिंपल। हाँ बस गैप जब आप बराबर करते हो ना, एक बात याद रखिएगा हमेशा, जब भी आप लोग गैप बराबर करते हो ना, तो जो नई चीजों को अप्लाई किया जाएगा वो पता है कहां पे, वो जो नई गैप बराबर करने के बाद आएगा वहां पे इसका रोल खत्म हो जाता है फिर। ठीक है जी, जो पुरानी वाली रेशो होती है ना उसका रोल है वो खत्म हो जाता है, तो हमें नए लॉजिक से या जो नई वैल्यूज हमारे पास आती हैं हमको उस पे लगाना पड़ता है। जो भी कैलकुलेशन होगी वो नई वैल्यू पे होगी, पुरानी पे नहीं होगी। यार इसमें क्या रिपीट करना, गैप ही तो बराबर किया है। मेरे को एक बात बताओ, अब इससे पहले मैंने कितने क्वेश्चन करवा दिए गैप बराबर करने वाले, अब यहां से फिर मुझे बुरा लगता है यार इस चीज को लेके कि मैं इस तरीके के कम से कम 10 क्वेश्चन करवा चुका हूं और उसके बाद भी आप फिर वही चीजें पूछे जा रहे हो। तो इसका मतलब आप पहले या तो करके नहीं आए हो, इसका मतलब मैं तो यही समझता हूं कि आप पहले वाली चीजों को पढ़ के नहीं आए हो, पहले वाली क्लास को देख के नहीं आए हो, क्योंकि पिछली क्लास में पूरे कंसेप्ट को मैंने समझाया था। प्लीज रिकॉर्डिंग देख के आया करो यार, ऐसे बीच में कोई भी क्लास शुरू करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। प्लीज आप पुरानी क्लास को देखिए, उससे समझ आएगा। अगला क्वेश्चन बनाइए। हाँ पहले गैप बराबर करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको उस पे फिर कैलकुलेशन करेंगे।
अब ये बिल्कुल उसी तरीके से बनाना, देखो 10 साल पहले, मतलब मैं यहां पे अगर प्रेजेंट एज मान लेता हूं तो मुझे 10 साल पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, मतलब 10 साल पहले की बात हो रही है। जो फादर था वो 3 टाइम्स था, यहां पर फादर मान लीजिए और यहां पर सन मान लीजिए। तो मतलब अगर सन की वैल्यू 1 है तो फादर की 3 होगी, 3:1। ठीक है जी। फादर इज 3 टाइम्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो फादर है वो 3 टाइम्स है, तो फादर 3 हो गया और सन 1 हो गया। सिंपल, फादर 3 हो गया और सन क्या हो गया, सन 1 हो गया। इन प्रेजेंट अब यहां पे फादर एज इज 2 टाइम्स ऑफ हिज सन, अब फादर कितना हो गया, 2, और सन अभी भी 1 ही है। बस अब उसके बाद इसको क्या करना है, गैप बराबर करना है। देखो ये तो इन दोनों का गैप 1 है, तो ये 3 और 1 ही रह जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहां पर जो गैप है वो 2 का है, तो इसको 2 से गुणा कर दो और इसको भी 2 से गुणा कर दो, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो अब ये नई वैल्यू आ गई जिसपे आपको कैलकुलेशन करनी है। तो दोनों के बीच में 1 का गैप है, और कितने साल की बात हो रही है, 10 साल की बात हो रही है। तो ये जो 1 है वो किसके बराबर है, 10 के बराबर है। ये जो 1 है वो किसके बराबर है, वो 10 के बराबर है। हाँ, 2 और 4 से भी बन जाएगा, ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो रेशो में आप कुछ भी ले लो, अगर रेशो सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो ना। रेशो सेम होनी चाहिए, चाहे 1-2 ले लो, 2-4 ले लो, 4-8 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 का मतलब 10 है, तो 3 का पूछा क्या है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर की प्रेजेंट एज 4 है, तो 10 चौका 40, 40 इज द राइट आंसर। फादर की जो उम्र है वो अपनी है 40 साल। ठीक है जी, ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मैं छोटा नंबर इस वजह से लेता हूं क्योंकि उस पर कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान हो जाता है, इट इज मच इजियर, काफी इजी हो जाता है जब आप छोटा नंबर लेते हो। 10 और 30, अरे यार समझ नहीं रहे हो आप, इस चीज को समझो। अगर मैंने 1:2 लिखा तो इसको आप 2:4 भी लिख सकते हो, इसको 100:200 भी लिख सकते हो, इसको 1000:2000 भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों की जो रेशो है वो 1:2, मतलब एक है वो दूसरे का डबल होना चाहिए, या एक है वो दूसरे का आधा होना चाहिए। दैट इज द ओनली कंडीशन, दैट इज द ओनली कंडीशन, और किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो ना। बाकी किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको क्या करूं? ओके जी, बस दोनों को कैंसिल करने के बाद जो आंसर आना चाहिए वो 1:2 आना चाहिए। दैट इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। चलो अगला बनाइए। अब इसको बनाइए। देखो करंट एज, आज की उम्र में जो रेशो है वो 5:3 है, मतलब दिस इज द प्रेजेंट एज, दिस इज द प्रेजेंट एज। 5 years फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 5 साल के बाद, their ages will be ratio of 10:7।
मोनालिस करंट एज, मतलब ये सोनाली है इस साइड पे और ये मोनाली है। तो क्या आपको गैप बराबर नजर आ रहा है? क्या आपको लगता है कि गैप बराबर है? नहीं। तो पहले हमें गैप बराबर करना पड़ेगा। इसका गैप कितने का है? 3 का। तो इन दोनों को 3 से गुणा करेंगे। और इन दोनों का गैप कितने का है? 2 का। तो इन दोनों को 2 से गुणा करेंगे। ठीक है जी। तो ये कितना हो गया? 5 तिये 15 और 3 तिये 9, 10 दूना 20 और 7 दूनी 14। क्या गैप बराबर हुआ? बिल्कुल। 5 का गैप आ गया। कितने का गैप आ गया? 5 का गैप आ गया। और 5 का मतलब 5 ही है, तो मतलब इतनी ही एज आ गई। सबको एक एक के साथ गुणा करेंगे तो यही हो गया। तो उसने पूछा मोनाली की प्रेजेंट एज, तो मोनाली की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 9 साल हो जाएगी। मोनाली की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी हो जाएगी? वो 9 ईयर हो जाएगी। 9 ईयर इज द राइट आंसर। 9 ईयर, 9 साल हो जाएगी। ठीक है जी। अगर आफ्टर 5 ईयर होता तो फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते ना, फिर 20 हो जाती। मल्टीप्लाई तो कुछ करना ही नहीं था, फिर 20 साल हो जाती। देखो जब आपने एक बार वैल्यूज निकाल ली ना, उसके बाद फिर वो कुछ भी पूछ ले, आंसर निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। आपको वो कुछ भी पूछ ले, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर निकालने में कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट निकालो। चलिए 36 और 52, 36 और 52, 36 एंड 52। फोर ईयर्स अगो, मतलब आज से 5 साल 4 साल पहले, 4 साल पहले की बात हो रही है। ए और बी की जो रेशो थी, एज थी, वो 2:3 थी। एंड आफ्टर द 4 ईयर, यहां से 4 साल के बाद आगे के 4 साल की बात हो रही है। रेशो कितनी होगी? 5:7। तो गैप कितने का हो गया? टोटल गैप यहां से लेके यहां तक 8 साल का हो गया। बट क्या दिक्कत क्या आ गई? दिक्कत आ गई कि गैप बराबर नहीं है। यहां पर 3 का गैप है, यहां पर 4 का गैप है। तो पहले गैप को बराबर करेंगे। इसके बीच डिफरेंस 2 है, तो इसको 2 से गुणा कर दो और 3 को 2 से गुणा कर दो। कितना आ गया? 4:3 दूनी 6। और इसका गैप एक ही था, तो इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, 5:7 ही हो जाएगा। तो गैप हो गया 1। 1 किसके बराबर हुआ? 4 और 4 8 के बराबर। 1 किसके बराबर हो गया? 8 के बराबर हो गया। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज ये वाली रहेगी। तो इस यहां के बीचों बीच में जो एज आएगी, मतलब 4 साल पहले एज कितनी थी? एक सेकेंड, कितने का? 1 यूनिट 8 के बराबर है, तो पहले 32 थी और फिर 24 थी। तो आज कितनी हो गई? 4 ऐड करेंगे, सॉरी 8 है ना,
48 होगा, 8 छीक 48, 48। तो इन दोनों में 4 4 को ऐड कर दो, 32 में 4 को ऐड किया तो 36, 48 में 4 को ऐड किया तो 52, तो 36 और 52। हाँ हाँ समझ गया समझ गया। तो अब जब आपके सामने ये जो पूरा स्केल बन जाता है ना, जब आप एक इन वैल्यूज को एक स्केल में लेके आते हो तो क्वेश्चन बनाना काफी आसान हो जाता। स्केल को बेस बना के क्वेश्चन बड़ी आसानी से बन जाता है। तो वैल्यूज को स्केल पे लेके आया करो और फिर देखा करो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्योंकि अगर आप हवा में बनाओगे तो नहीं बनेगा। 32 और 48 कैसे आया? अरे भाई एक की यूनिट 8 के बराबर है यार, समझ भूल क्यों जाते हो तुम? तो तुम हर नंबर 8 से गुना नहीं होगा क्या? ये तो हम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं। देखो 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, 30 क्वेश्चन में हम सेम चीज को अप्लाई कर रहे हैं और फिर भी आप आगे पूछ रहे हो सर 8 नहीं ऐड होगा 4 क्यों होगा? अरे 8 तो फ्यूचर में होगा ना, प्रेजेंट तो ये है ना, ये पास्ट है और ये फ्यूचर है। तो प्रेजेंट की पूछी है तो प्रेजेंट और पास्ट के बीच का गैप तो 4 साल है ना, तो 4 ही तो ऐड होगा, 4 ही तो ऐड होगा। अगर फ्यूचर पूछा होता तो 8 ऐड कर देते। अगला बनाइए। जी जी आपको भी हैप्पी हैप्पी होली। अरे तो बेटा 8 तो इस वजह से है ना क्योंकि पास्ट और फ्यूचर की बात हो रही है। अब जो देखो जब जब चार्ट बनाना है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाना है, और जब आंसर देना है वो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर वो क्वेश्चन ने फ्यूचर का नहीं पूछा, आज का पूछ लिया, तो उसके अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा ना। क्वेश्चन पे जाया करो, आप ऐसे सोचा मत करो ज्यादा। फादर एज इज 3 टाइम्स मोर देन द सन ऑफ रोनित। अब यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है जिसको आपने ध्यान से समझना है। अब यहां पर ना जो थोड़ा सा दिमाग लगाना है वो समझना, मुझे पता है काफी सारे बच्चों का नहीं हुआ होगा। देखो यहां पर फादर की बात हो रही है और यहां पर सन की बात हो रही है। अब उसने पता क्या बोला, फादर एज इज 3 टाइम्स मोर देन द सन। मतलब अगर सन की एज 1 है ना तो इसकी उससे 3 टाइम्स ज्यादा है, मतलब 1 + 3। यहां पर समझ रहे हो ना, 3 टाइम्स और 3 टाइम्स मोर होने में फर्क है। अगर 3 टाइम्स लिखा होता तो ये 3:1 बन जाता। 3 टाइम्स मोर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 में ज्यादा है, मतलब उसकी एज से 3 ज्यादा है, तो 4:1 हो गया। आफ्टर 8 ईयर, 8 साल के बाद, he would be 2.5 times of Ronit's age। वो इसकी उम्र से 2.5 गुना हो जाएगा, 2.5। तो अब यहां तो आप इसको सिंपल कर सकते हो। देखो 2.5 से कैलकुलेशन करना आसान डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आप दोनों को डबल कर दो। इसको 5 मान लो, अगर ये 5 हो गया तो दूसरा कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, है ना। जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया, 2.5 गुना हो गया। तो 2.5 गुना होने का मतलब क्या है कि अगर 1 होता तो 2.5 हो जाता, तो 2 हो गया तो 5 हो गया। आप इसको 4 10 लेके भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा वैसे बना सकते हो। हम कोशिश करते हैं कि कैलकुलेशन में कोई फ्रैक्शन ना हो और डायरेक्ट वैल्यूज है वो सॉल्व हो जाए। फ्रैक्शन के बिना हमारा आंसर है वो निकल आए, फ्रैक्शन के बिना हमारा आंसर है वो निकल जाए, ये हमारी यहां पर क्या होती है, जरूरत होती है, ये हमारी कोशिश होती है। बस उसके बाद तो कुछ रह ही नहीं गया। अब यहां पर तो खत्म ही हो गया। ये गैप कितने का है, 1 का गैप है, तो 1 किसके बराबर है, 8 के बराबर है। 1 यूनिट किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो अगर 1 यूनिट 8 के बराबर है आफ्टर 8 ईयर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 40 के बराबर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 16 के बराबर। अब देखो
16 का डबल करोगे तो 32 होगा, और फिर 16 का आधा करोगे तो 8 होगा, तो मतलब ये 2.5 गुना हो गया। ये कितना हो गया? 2.5 टाइम्स हो गया। समझ रहे हो ना? बेटे की उम्र 16 साल और फादर की 40 साल है, तो ये इसका कितने टाइम्स हो गया? डबल करोगे तो 32 हो गया। देखो 2 गुना तो 32 के बराबर हो गया, और आधा किसके बराबर हो गया? 8 के बराबर हो गया। तो ये कितना आ गया? ये 2.5 गुना हो गया, 2.5। समझ आया? ओके, आई होप ये बन गया होगा। क्या? अच्छा, कुछ और लिखा हुआ है? देखो रुको, एक सेकंड एक सेकंड, कुछ और लिखा हुआ है, एक सेकंड। अच्छा, ये हाँ 40 तो आ गई, उसके बाद कुछ और लिखा हुआ है मुझे लगता है, आफ्टर फर्दर 8 ईयर। अच्छा, फिर से आगे 8 साल के बाद की बात हो रही है, तो ये 48 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। तो ये इसका 2.5 गुना नहीं, ये इसका 2 गुना हो जाएगा। मैंने ये फर्दर नहीं पढ़ा था, ये कि उसके बाद भी 8 8 और ऐड किया है, उसके बाद भी और 8 की एडिशन किया, वो नहीं पढ़ा था। 5:2 ऐसे था ना, कि जैसे ये देखो, अगर ये 1 था तो ये इसका 2.5 टाइम्स हो गया, तो मैंने इसको डबल कर दिया तो ये भी 5 हो गया, तो रेशो तो सेम ही रही ना, रेशो तो सेम ही रही है। ये इसका 2.5 गुना है, या पहले भी सिखाया था, ये 2.5 है और ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? 25/10 रेशो 1 हो जाएगा, और ये 25/10 हो जाएगा, और इसको 5 के टेबल पे कैंसिल कर दो। 2 टाइम्स कैसे हुआ? तो 24 का 2 गुना 48 नहीं होता, 24 दूना 48, 24 का 2 गुना 48, 24 का 2 गुना 48। अरे कुछ भी नहीं किया यार, ये प्रेजेंट एज थी और 8 साल के बाद अगली एज की और बात हो गई। उसके बाद फिर से नया उसने बोला 8 और ऐड कर दो, तो हमने 8 को और ऐड कर दिया, तो 40 में 8 को ऐड कर दिया 48, और 16 में 8 को ऐड कर दिया तो 24, और 24 दूना 48 होता है। 24 दूना कितना होता है? 48 होता है। 3.5 होता। अगर वो बोलता है कि 3.5 है, तो एक का 3.5 होता। अब देखो ध्यान से सुनो यार, पॉइंट को हटाने के दो तरीके होते हैं, पॉइंट को हटाने के दो तरीके होते हैं। पहला तो क्या होता है, दोनों को डबल कर दो, अगर इसको 2 गुना कर दिया तो ये 7 हो जाएगा। एक तो सीधा तरीका ये होता है। दूसरा क्या होता है कि इसको आप ऐसे मान लो, 3.5 है ना, तो इसको 35/10 मान लो, और फिर ये 10 उस साइड पे चला जाएगा, 10 और 35, फिर इसको 5 के टेबल से कैंसिल कर दो तो भी उतना ही आएगा। बट डबल करने वाला तरीका सबसे बेस्ट होता है, जो मैंने आपको पहले काफी बार सिखाया। जब भी यूनिट प्लेस पे 5 आ जाता है तो हम उसको डबल कर देते हैं। उससे क्या हो जाता है कि जो एंड में वैल्यू होती है वो 0 में आ जाती है, जिसपे कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। ठीक है, वैल्यूज अगर देखो, पॉइंट्स में कैलकुलेशन करने में हमेशा दिक्कत होती है। जब भी आप पॉइंट्स में कैलकुलेशन करते हो ना, तो उसमें हमेशा दिक्कत होती है। तो पॉइंट्स में कैलकुलेशन नहीं करनी है हमें, हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है। देखो रूल याद रखो ना आप, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जितना किसी वैल्यू को इस साइड पे चेंज कर रहे हो, उतना ही इस साइड पे चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहां पे मैंने अगर 2 लिखा हुआ है और यहां पे मैंने 4 लिखा हुआ है, 2 नहीं, यहां पे 5 है, तो अगर मैं इसको 4 कर दूं और इसको 10 कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। बट अब कैलकुलेशन करनी आसान हो जाएगी, क्योंकि जिसके पीछे 0 आ जाती है उस नंबर की कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। इसी वजह से तो हम ज्यादातर वैल्यूज 100 अज्यूम करके सॉल्व करते हैं, इंस्टेड ऑफ एक्स। एक्स मानने की बजाय हम 10 मानना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि 10 से कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है, 0 से कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। क्लियर हुआ जी? जब 0 आ जाती है यूनिट प्लेस पे तो कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, अगर ये होता, सुनो,
अगर 1.75 टाइम्स होता 1 का तो पहले डबल कर दो। अगर मैं इसको डबल कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 3.5 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। फिर से डबल कर दो, ये 7 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। समझ रहे हो ना, जब तक आपको आपका रिक्वायर्ड नंबर नहीं मिलता दोनों साइड में चेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जब आप दोनों साइड पे चेंज कर रहे हो ना तो आप फुल फ्री हो उस चीज को जिस तरीके से मर्जी इस्तेमाल करने के लिए, जिस तरीके से मर्जी इस्तेमाल कर सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट ये है कि हमें जो भी चेंज करना है वो दोनों साइड पे करना है। बस ये ना हो कि इस साइड तो आपने बढ़ा दिया और इस साइड पे नहीं बढ़ाया, फिर गलत हो जाएगा। फर्क ये है कि हमें मैग्नीट्यूड सेम रखना है दोनों साइड पे, मैग्नीट्यूड दोनों साइड पे हमें सेम रखना है। अगर हमारा मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा तो हमें प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है जी, तो ये आप लोगों का जो रेशो का टॉपिक है यहां पर खत्म होता है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू करने वाले हैं, आपके डीआई का सबसे बेस्ट तरीका जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है दैट इज परसेंटेज। मतलब इस टॉपिक, ये वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक है क्योंकि इसमें ये इतना ज्यादा अच्छा टॉपिक है, ये इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि अगर आपको इसमें एक बार समझ आ गया ना तो आपको मजा आना शुरू हो जाएगा इस टॉपिक में। आपको लगेगा कि यार आज तक हमने परसेंटेज कभी ऐसे पढ़ा ही नहीं जैसे हम आज पढ़ रहे हैं। इससे पहले तो कभी किसी ने परसेंटेज इस तरीके से पढ़ाया ही नहीं जिस तरीके से हम अब परसेंटेज को पढ़ रहे हैं। आपको मजा आएगा परसेंटेज बना के। अब देखो, अगर आपको समझ नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लास करो, सब समझ आएगा। मैं बता रहा हूं पूरे मैथमेटिक्स में ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी सबसे ज्यादा एप्लीकेशन। रेशो परसेंटेज की तो एप्लीकेशन है ही है, बट परसेंटेज की सबसे ज्यादा एप्लीकेशन है। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो बिना परसेंटेज के सॉल्व हो जाए। इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, सारे टॉपिक परसेंटेज पे बेस्ड है। राइट, तो चलिए परसेंटेज को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, परसेंटेज पर प्लस सेंट, मतलब जब किसी वैल्यू को हम 100 के रिस्पेक्ट में बोलते हैं तो उसको परसेंटेज बोल दिया जाता है। जैसे 10%, 10% का मतलब 100 में से 10। 20% का मतलब 100 में से 20। 25% का मतलब 100 में से 25। ये होता है आपका परसेंटेज, ये होता है हमारा परसेंटेज। बात समझ आई? ये सिंपल है, सिंपल सी बात है। अब एक चीज जो आप लोगों ने यहां पे समझनी है वो है एक रिलेशन परसेंटेज एंड फ्रैक्शन के बीच में। एक रिलेशन जो आपने समझना है कि परसेंटेज और फ्रैक्शन के बीच में क्या रिलेशन है। अगर आपको ये रिलेशन समझ आ गया तो जिस तरीके का मर्जी क्वेश्चन आए आप उसको बड़ी आसानी से बना सकते हो। देखो, लॉजिकली समझो, अगर मैं बेस की बात करूं, जैसे जब मैं परसेंटेज की बात करता हूं तो मैं हर चीज को 100 से डिनोट करता हूं। उसी तरीके से जब मैं फ्रैक्शन की बात करूंगा तो मैं हर चीज को 1 के स्केल पे डिनोट करूंगा। बात समझ आई? जब मैं किसी परसेंटेज की बात कर रहा हूं तो परसेंटेज में जो मेरा बेस होगा वो 100 होगा। मतलब जो भी चीज मैं बताऊंगा, जिस भी चीज को प्रेजेंट किया जाएगा वो 100 के स्केल पे किया जाएगा, वो 100 के स्केल पे किया जाएगा। और वहीं पर अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूंगा तो फ्रैक्शन में जो स्केल होता है वो हमेशा 1 का होता है।
आपको स्कूल टाइम में कभी ये नहीं बताया होगा कि 50% को 1/2 क्यों बोलते हैं। आज हम उस चीज को समझेंगे जिससे आपको ये एप्लीकेशन ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। आप ये मान लो कि ये हमारे पास 100% है, ये पूरी वैल्यू 100% है। तो अगर मैं इसको दो हिस्सों में तोड़ दूं तो ये कितनी कितनी हो जाएगी, ये 50% हो जाएगी और ये भी 50%। सिंपल, किसी को इस बात में कोई दिक्कत? और उसी तरीके से ये तो परसेंटेज के हिसाब से हो गया, ये परसेंटेज के हिसाब से हो गया। बट ये जो नीचे वाली चीज है वो फ्रैक्शन के हिसाब से। परसेंटेज में जो चीज 100 है, फ्रैक्शन में वही चीज कितनी है, 1 है। फ्रैक्शन में जो चीज 1 है वही परसेंटेज में 100 है। या ये बोल दो कि जो चीज परसेंटेज में 100 है वही फ्रैक्शन में 1 है। तो अगर 100 का मतलब 1 है और मैं 1 के यहां पर 2 टुकड़े कर दूं तो मेरे पास 1/2 और 1/2 के 2 टुकड़े आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये जो 1/2 है जो फ्रैक्शन में, वही परसेंटेज में 50% के बराबर है। बात समझ आई? अब पता चला कि 1/2 को 50% क्यों बोला जाता है, या जो 50% है उसे 1/2 क्यों बोला जाता है। जो 1/2 है उसको 50% क्यों बोला जाता है। यहां तक बताइए, किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो पूछ सकता, नहीं तो आगे चलते हैं। समझ आ गया? समझ आ गया? सिंपल। तो जो जो चीज 100 पे परसेंटेज में अप्लाई होगी, सेम वही चीज 1 पे अप्लाई होगी जब आप उसको फ्रैक्शन में इस्तेमाल करेंगे। अब बात आती है कन्वर्जन की। इसको याद नहीं रखना, इसको सिर्फ समझना है। जब आप किसी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो या कोई फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो तो कैसे होती है कन्वर्जन। परसेंटेज 100 है, परसेंट का मतलब 100 है, तो 100 के बेस पे तो 100 से डिवाइड कर देंगे। अगर कोई वैल्यू 20% है तो फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको 100 से भाग कर देंगे, 1/5। सिंपल, ये आप लोगों ने पहले पढ़ा है, सिर्फ आप लोगों को मैंने रिकॉल करवाना चाहता हूं और इसका कोई पर्पस नहीं है, अदरवाइज ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा। बट हाँ, इसकी एप्लीकेशन बहुत है, क्वेश्चन बनाने में ये बहुत हेल्प करेगा। परसेंटेज 20 है तो फ्रैक्शन 20/100 हो जाएगा, तो 1/5 हो गया। अब इसी 1/5 को परसेंटेज बनाना है तो क्या करेंगे, ऊपर भाग किया था, यहां पर गुणा कर देंगे 20%। सिंपल। परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना है तो वो तो ऑलरेडी परसेंटेज में है ना, तो 100 से भाग कर दो, और फ्रैक्शन को परसेंटेज से बनाना है तो 100 से गुणा कर दीजिए, बात खत्म। फिर जैसी मर्जी वैल्यू आ जाए आप उसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। यू कैन इजीली सॉल्व ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, हर तरीके के क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। मिक्स फ्रैक्शन भी बताएंगे बेटा, जब मिक्स की बात आएगी मिक्स भी पढ़ेंगे। पहले बेसिक पढ़ लें थोड़ा सा ना, पहले थोड़ा सा बेसिक पढ़ लें, उसके बाद मिक्स भी पढ़ लेंगे, घबराइए मत। सारी मेरी ही जिम्मेवारी है आपको पढ़ाने की, तो लोड मत लीजिए। बात समझ आई? तो कोई भी वैल्यू आ जाए, जैसे अगर 10% होता तो फ्रैक्शन 1/10 हो जाएगा। कैसे आएगा, 10/100, 1/10 इंटू 100। अब जितनी मर्जी बनाते रहो, इसके हिसाब से आपको पता चली गया। ओके, इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है फ्रैक्शन टेबल, जो आप लोगों ने याद करना है। फ्रैक्शन टेबल जो आप लोगों ने याद करना है, ये आप लोगों को रटा होना चाहिए, ये आप लोगों के दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए।
मतलब जैसे ही मैं बोलूं 25% तो आप तभी बोलो सर 1/4, 20% 1/5। तो ये जो है इसको हमें याद करना है, इसको हमें याद करना। फ्रैक्शन टेबल क्या होता है वो समझो, मैं आपको बताता हूं। एक का मतलब क्या होता है, 100% होता है। तो 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 50%। 1/3 का मतलब हो जाएगा 33 सही 1/3%। 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा 25%। 1/5 का मतलब क्या हो जाएगा 20%। 1/6 का मतलब क्या हो जाएगा 16 सही 2/3%। 1/7 का मतलब क्या हो जाएगा 14 सही 2/7%। अब ये याद करना है, इसको याद करना है। 1/8 किसके बराबर होता है 12 सही 1/2%। 1/9 किसके बराबर होता है 11 सही 1/9%। 10% किसके बराबर होता है, सॉरी 1/10 किसके बराबर होता है, 1/10 किसके बराबर होता है 10%। 1/11 किसके बराबर होता है 9 सही 1/11%। 1/12 किसके बराबर होता है, 1/12 होता है 8 सही 1/3%। बस 1/12 तक याद करने हैं, 1 से लेके 1/12 तक की इस वैल्यूज को याद रखना है आपने पहला। उसके बाद अगर मैं देखता हूं 2/3, 2/3 किसके बराबर होगा 66.67%। 2/5 किसके बराबर होगा 20%। 3/5 किसके बराबर होगा 60%। 4/5 किसके बराबर होगा 80%। उसके बाद कुछ और वैल्यूज आती हैं जैसे 3/4, सॉरी ये 20% नहीं, ये 40% होगा। 3/4 किसके बराबर होता है 75%। 3/4 किसके बराबर होता है 75% के बराबर होता है। एक होता है 3/8, 37.5% के बराबर होता है। और एक होता है 4/7, 57 सही 1/7% होता है। इतनी वैल्यूज को आप लोगों ने पहले याद कर लेना है। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर ये याद नहीं होगी तो आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, वो भी मैं तरीका बताऊंगा कि अगर ये याद नहीं है तो कैसे सॉल्व करना है। अदरवाइज अगर आप इसको याद कर लोगे तो फायदा आप ही का होगा, क्योंकि अगर टेबल ये फ्रैक्शन टेबल याद होगा तो कैलकुलेशन फटाफट हो जाएगी, और अगर ये फ्रैक्शन टेबल याद नहीं होगा तो कैलकुलेशन तो हो जाएगी बट उसमें थोड़ा टाइम जाएगा, उसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा जो कि मैं नहीं चाहता कि आप उस टाइम को वेस्ट करो। ओके, यहां तक बताइए। अब जैसे ये वैल्यूज आती कैसे हैं, देखो जैसे सिंपल सी है 1/2, अगर 1/2 है तो इसको 100 से गुणा करेंगे तो 50% आ जाएगा ना, ये तो मैंने अभी आपको सिखाया। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है जी, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हो और परसेंटेज को डिवाइड कर देते हो। जैसे एक वैल्यू है 16 सही
2/3%। ये किसके बराबर होता है? ये 1/6 के बराबर होता है। तो अब अगर क्वेश्चन में 1/6 दे रखा है तो आप इसको डायरेक्ट 100 से गुणा कर दोगे तो आपके पास 16 से ही 2/3% आ जाएगा। इस बात में तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है ना, गुणा करके आ जाएगा। बट अगर आपको याद नहीं है कि 16 से ही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थी, तो आप क्या करोगे? पहले तो आप इनको खोल लोगे। 16 × 48 और 2 50, 50/3। पहले तो ये आ गया। सिर्फ हमने इतनी वैल्यूज को सॉल्व किया, अभी परसेंटेज को सॉल्व नहीं किया। 16 दूना 48 और 2 50/3। अब यहां पर बच्चे गलती करते हैं, यहां पर बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करेंगे कि वो ये भूल जाते हैं कि ये जो परसेंटेज है वो भी ऐसे लगे। परसेंटेज हमेशा नीचे जाके 2 0 बन जाती है। मतलब परसेंटेज लिखा हुआ है तो इसका मतलब 100 के साथ उसको डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 100 के साथ उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब ये 50 है, ये 300 है, तो कितना हो जाएगा? 1/6। बात समझ में आई? जैसे 14 से ही 2/7% लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो 14 7 98 और 200, 100/7 तो है ही, बट ये जो परसेंटेज है ये भी 100 अलग से है, तो ये अलग से लिखना पड़ेगा यहां पे, तभी ये 1/7 के बराबर आएगा। तभी ये वैल्यू 1/7 के बराबर आएगी। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए, इस बात को अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन बनाओगे ना तो कई बार हमें ये चीजें यूज करनी पड़ेंगी। तो वहां पे हमें पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ है ना तो उस परसेंटेज को साथ में कैरी भी करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिखी हुई है तो बस दैट्स इट, उसको साथ में कैरी करना भी उतना ही जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कैरी, उसको कैरी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आ गया समझ? बात समझ में आई? अब तो बना लोगे ना, खुद से प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपको सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी? अब ये हो गया। अब जैसे 3/8 आ गया, आपको पता नहीं कि 3/8 किस परसेंटेज के बराबर होता है, तो क्या करेंगे? 3/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। तो ये 50 से गया, ये कितने से गया? 50 4 से। फिर ये कितने चला गया? ये 25 से चला गया, ये 2 से चला गया, तो ये 75/2 आ गया। और 75/2 आपको पता है कितना होता है? 37.5%। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको फ्रैक्शन टेबल याद नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। बना सकते हो, बट उसके लिए फ्रैक्शन निकालनी पड़ेगी, परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। बट अगर आपको टेबल याद है तो फिर आप फटाफट बना लोगे। समझ रहे हो ना? टाइम को सेव करना चाहते हो तो इस टेबल को याद रखिए। अगर टाइम को सेव करना चाहते हो तो फिर इस टेबल को याद रखिए। अदरवाइज ऐसा भी नहीं है कि अगर ये याद नहीं है, एक दो भूल गए तो सर पेपर में क्वेश्चन नहीं बनेगा, बन जाएगा। बस ये है कि इस तरीके से निकालनी पड़ेगी। फिर इस तरीके से वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा डेली। इस तरीके से फिर क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा, निकालनी पड़ेगी। ठीक है? अब इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, इसमें जो डिनोमिनेटर होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है? इट इज ऑलवेज इक्वल टू 100%। ये अपने आप में कंप्लीट नंबर होता है। ये बात बताई थी कि जो न्यूमरेटर होता है, सॉरी जो डिनोमिनेटर होता है, वो जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा 100% होता है, और उसको बेस बना के हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब यहां पर ना एक चीज समझ लीजिए, जैसे मैंने लिखा है 20%। अब आप 20% को क्या बोलोगे कि सर 1/20
5 होता है 20%। 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5 हुआ। पहली बात 20 क्योंकि कैसे आया, 20 गुणा 20 को 100 से भाग कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/5 आ जाएगी। इस बात में ये समझ लीजिए बहुत ध्यान से, क्योंकि बहुत सारे लोग इस कंसेप्ट को समझते ही नहीं है और फिर बाद में मेरे को बार बार पूछते रहेंगे। मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, तो अभी इसको यहां पर ध्यान से समझ लीजिए, मैं 2-3 बार यहीं पे समझाऊंगा। 20% का मतलब क्या हुआ, 20/100, और 20/100 का मतलब 1/5। अब इस 1/5 का मतलब पता क्या हुआ, कि ये जो 5 है ये 100% है, और ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये इसका 20%। समझ रहे हो, मतलब 5 को अगर 100 मान लिया जाए तो एक उसका 20वां हिस्सा है, ए उसका 20% है। अगर 5 को 100 मान लिया जाए, 100% मान लिया जाए, तो जो 20 है या 1 है उसका 20वां हिस्सा है। जैसे आप मान के चलो 2/5, 2/5 आपको पता है 40% के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 2/5 है, अगर ये 5 अपने आप में 100% है ना, अगर ये अपने आप में सौ प्रतिशत है, तो ये जो 2 है वो इसका कितनावा हिस्सा है, 40% है। तो मतलब ये डायरेक्टली ऊपर वाले न्यूमिरेटर के साथ मतलब डील करता है। किसके साथ डील करता है, न्यूमिरेटर के साथ ये बात है वो डील करती है। इट डायरेक्टली डील्स विद द न्यूमिरेटर। ये किसके साथ डील करता है, न्यूमिरेटर के साथ डील करता है।
तो इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, एकदम से फिक्स कर लीजिए कि जो भी ऊपर वाली वैल्यू है वो नीचे वाली वैल्यू का उतना ही परसेंट होता है जितना इस साइड पे लिखा हुआ होता है। जैसे एक 50% की एग्जांपल लेते हैं, तो 1/2 का मतलब यहां पर क्या हुआ कि ये जो 2 है वो 100% है और ये जो 1 है वो इसी का 50% है। मुझे नहीं लगता कि इस बात में किसी को कोई दिक्कत होगी। बात समझ में आ गई? तो जो 1/2 है वही 100% है, सॉरी 1/2 है वही उसका 50% है। कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि जो ऊपर वाला नंबर है वो नीचे वाले नंबर का उतना ही परसेंट होता है जितना इस साइड पे लिखा रहता है। ओके, बात समझ में आ गई? क्योंकि हम इस क्वेश्चन इनको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस वजह से पहले ही इनको हम दिमाग में बिठा लेते हैं, पहले ही हम समझ लेते हैं ताकि बाद में चल के हमें कोई दिक्कत ना आए, बाद में जाके हमें कोई परेशानी ना हो। ओके, चलिए चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो और आपको बहुत काम आएगी। देखिए, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि ओवरऑल इफेक्ट सेम होना चाहिए, जो ओवरऑल रिजल्ट है वो सेम होना चाहिए। अगर आपका ओवरऑल रिजल्ट सेम आ रहा है तो आप वैल्यूज को कैसे मर्जी तोड़ मरोड़ सकते हो। जैसे मैं इसकी सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे मैंने लिखा 5 गुणा 20, तो मेरा रिजल्ट कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। राइट और नॉट? मैंने मैग्नीट्यूड क्या कर दिया? 100 है, मेरा रिजल्ट 100 आ रहा है। अगर मैं 5 को डबल कर दूं तो 5 को डबल करने का मतलब क्या हुआ कि इसको अगर डबल किया है तो मैग्नीट्यूड को बराबर रखने के लिए इसको आधा करना पड़ेगा। सिंपल। तो 100 आ गया। समझ आया? मतलब क्या किया मैंने 2 इसमें से ले लिया, ये 5 था तो मैंने क्या किया, मैंने 20 के फैक्टर्स बना दिए 2 गुणा 10 करके, और अगली बार में मैंने ये वाला 2 है वो इस 5 के साथ ले लिया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो 10 गुणा 10 भी क्या हो गया? मेरा 100 हो गया। मैग्नीट्यूड का मीनिंग समझ आया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड का मतलब ही ये है कि मैं विदाउट डिस्टॉर्टिंग द ओरिजिनल वैल्यूज नंबर्स को जैसे मर्जी ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकता हूं। मेरा जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा सेम आएगा। बस ओनली कंडीशन क्या है कि जो मेरा ओवरऑल मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होना चाहिए। जो ओवरऑल मैग्नीट्यूड है उसमें कोई फर्क नहीं आना चाहिए। वही चीज यहां पे होती है। जैसे एक रूल होता है परसेंटेज में, ए परसेंटेज ऑफ बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी परसेंटेज ऑफ ए। मतलब क्या हुआ? अगर मैं लिख दूं 25% ऑफ 200 तो ये सेम होगा 200% ऑफ 25 के भी। अब भी बोलोगे सर प्रूव करके दिखाइए। आप एक बात समझना, 25% निकालना है 200 का, तो 25 के नीचे 100 है,
और 200% निकालना है 25 का, तो 200 के नीचे 100 है। आप एक बात समझ लो, जो नीचे वाली वैल्यू है उसने तो कट ही होना है, यहां नहीं तो यहां लिख दो। अगर मैं यहां की जगह इसको यहां पे लिख दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? ऊपर वाली वैल्यू तो चलो मान लिया कि इधर उधर जाएगी तो फर्क पड़ेगा। जब जो वैल्यू डिनोमिनेटर है, जिसने कैंसिल ही होना है, जिसने कट ही होना है, उसको मैं जैसे मर्जी आगे पीछे लिख लूं, क्या ही फर्क पड़ता है? उसको मैं जैसे मर्जी आगे पीछे करके लिख दूं, उससे क्या ही फर्क पड़ता है? क्या कोई फर्क पड़ेगा? अब बोलोगे सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये तो समझ आ गया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 50% ऑफ 100 या 100% ऑफ 50 या 200% ऑफ 25 या 400% ऑफ 12.5? क्या ये सारी वैल्यूज मुझे सेम रिजल्ट देंगी? यस, बिल्कुल देंगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक वैल्यू को डबल कर रहा हूं तो दूसरी वैल्यू को आधा भी कर रहा हूं, क्योंकि मैं ओवरऑल मैग्नीट्यूड सेम रख रहा हूं, ओवरऑल मैग्नीट्यूड सेम रख रहा हूं। उसी तरीके से जैसे ये अगर 200% ऑफ 25 है, तो अगर मैं इसको आधा कर दूं 100%, तो ये डबल हो जाएगा ऑफ 100। इसको अगर डबल किया तो 200%, सॉरी ये इसको आधा किया तो ये डबल हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। 200% ऑफ, इसको डबल किया तो ये आधा हो जाएगा 25, फिर इसको डबल किया 400% ऑफ 12.5। उम्मीद करता हूं ये वाला कंसेप्ट आप लोगों के दिमाग में अच्छे से बैठ गया होगा। आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझ आ गई होगी कि ये मैग्नीट्यूड की जो राम कहानी है वो कैसे काम करती है। विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड यू कैन ब्रेक द वैल्यूज एज यू वांट। जिस तरीके से आपकी इच्छा है उस तरीके से तोड़ मरोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरीके से आपकी इच्छा है आप उस तरीके से वैल्यूज को तोड़ मरोड़ सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, कोई फर्क नहीं। बट जो ओवरऑल मैग्नीट्यूड है वो आपका कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। रिजल्ट है वो सेम होना चाहिए, रिजल्ट है वो सेम होना चाहिए। ओके, आगे हम एक मेथड बोलते हैं ब्रेकअप मेथड। ब्रेकअप मेथड क्या होता है? कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल सी बात है। कई बार आपको फ्रैक्शन आ जा परसेंटेज आती है, किसी नंबर का 74% निकालो, तो आप लग जाते हो 74% निकालने। क्यों? क्या आप 70% प्लस 4% लेके नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो। जैसे आपको लिखा आ गया 39%, तो आप क्या मान लोगे? पहले 40% निकाल लोगे और फिर उसमें से 1% निकाल दोगे। आपको पूछ लिया 25%, तो आप क्या करोगे? 10% प्लस 10% प्लस 5%, तो भी तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मतलब सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कंसेप्ट है, जो सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। यस, 20% प्लस 5%, मतलब कुछ भी करके आप अपनी कैलकुलेशन को आसान करना चाहते हो, आप अपनी कैलकुलेशन को आसान करना चाहते हो, बड़ी बड़ी वैल्यूज की बजाय छोटी वैल्यू का इस्तेमाल करके। हम उसके कुछ टुकड़े करेंगे और उन टुकड़ों के बेस पे हम निकालने की कोशिश करेंगे। हम उसके कुछ टुकड़े करेंगे और उस टुकड़ों को बेस बना के हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा आंसर कितना आ रहा है। व्हाट इज द आंसर दैट वी आर गेटिंग? हम क्या आंसर ले रहे हैं। जैसे अगर आ गया 21%, तो 21% को आप क्या लिख सकते हो? आप इसको लिखोगे सर 20% एक बार निकाल लेंगे और 1% एक बार निकाल लेंगे, आंसर तो सेम ही आएगा ना।
जरूरी थोड़ी है कि 21% ही निकालेंगे तो ही आंसर आएगा। 20 निकाल लो एक बार, 1% निकाल लो तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं ना। ओके, एक सेकेंड। तो ये भी आपको चीजें बहुत हेल्प करने वाली हैं। देखो मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी चीजों की एप्लीकेशन डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत ज्यादा है। नॉर्मल क्वेश्चंस चाहे इससे बने या ना बने, बट जब मैं डेटा इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा हूं तो डेटा इंटरप्रिटेशन में इनकी बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन। मतलब आपके बाकी दोस्त जिनको ये तरीके नहीं आते वो अभी तक कैलकुलेशंस लिख रहे होंगे और आपका आंसर भी आ जाएगा। और ये फैक्ट है, जब हम डीआई सॉल्व करेंगे तब हम इन चीजों को रीजनली देखेंगे कि अच्छा यार यहां तो फटाफट ही आंसर आ रहे हैं मेरे, यहां पर तो मेरे आंसर फटाफट ही आ रहे हैं, इसमें तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। राइट, प्रैक्टिकली तो जो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ना वैसे वैसे आप बनाते रहोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं कि 250 का 25% निकालो, तो आप पहले 20% निकालोगे, 20% होता है 50, फिर 5% निकालोगे, कितना होता है 12.5, 62.5। कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा? 2-3 सेकंड लगे सिर्फ। अदरवाइज अगर आप इसको वैसे ही बनाते 250 गुणा 25/100 या 250 गुणा 1/4, कितना टाइम लगता? मैंने क्या किया, ये 250 का 25% लेना है। 250 का 10% कितना हुआ? 25। 250 का 10% कितना? देखो 250 है वो अपने आप में 100% है, तो इसका 10% किसके बराबर हो गया? इसका 10% किसके बराबर हो गया? 25 के बराबर। और इसका 1% किसके बराबर हो गया? 2.5 के बराबर हो गया। तो मुझे 25% निकालना है। मुझे पता है 10% किसके बराबर है? 25 के। 10% 25 के बराबर है, तो 20% किसके बराबर हो जाएगा? 50। मुझे कितना निकालना है? 25। तो भाई 10% 25 के बराबर है, तो 5% इसका आधा 12.5, तो 50 प्लस 12.5 62.5। कितना टाइम लगा? देखो ये तो मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं। हाँ 25 का स्क्वायर भी ले सकते हो। देखो अब फिर तो 1000 तरीके हैं आपके पास निकालने के, जो आपके दिमाग में आया आप वो अप्लाई कर सकते हो। मैं तो सिर्फ आप लोगों का दिमाग खोल रहा हूं, समझ रहे हो ना। मैं तो यहां पर चाहता हूं कि आप एक ब्रॉड माइंड के साथ चीजों को अप्रोच करो। किताबों में जो लिखा हुआ है उस पर मत जाओ, किताबों में जो लिखा हुआ है उस पर मत जाओ। किताबों में जो लिखा हुआ है उस पर मत जाइए, प्रैक्टिकली सीखिए इन चीजों को। जितना आप प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे उतना आपको ये चीजें हेल्प करेंगी, उतना आप इनको लंबे समय तक सॉल्व कर पाओगे। देखो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। डीआई में भर भर के हम ये अप्रोच बनाएंगे, डीआई में हम भर भर के इस अप्रोच को इस्तेमाल करेंगे। समझ रहे हो ना? आर यू गेटिंग द पॉइंट? बताइए, लॉजिक समझ में आया? अब ये सारी चीजें अल्टीमेटली प्रैक्टिस पे डिपेंड करती हैं। आप खुद इन सारी चीजों को प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों को हेल्प होगी। पहले छोटी वैल्यूज को लो। हमें दिक्कत पता कहां पे आती है? हमें दिक्कत आती है जब हम बड़ी बड़ी वैल्यूज ले लेते हैं। नो, बिल्कुल छोटी वैल्यूज लो। 5% निकालो 20 का, इसी तरीके से। फिर 5% निकालो 45 का। जब आप इस तरीके से चीजों को समझोगे तब समझ आएंगी। अदरवाइज
आप इनको बड़ी बड़ी वैल्यूज पहले ही लेनी शुरू कर दोगे तो ये फिर बनानी डिफिकल्ट हो जाएंगी। मैथ में जितना छोटी वैल्यू से शुरू करोगे उतना ज्यादा लंबे समय तक चीजें याद रहेंगी। हम मैथ से इसी वजह से डर जाते हैं क्योंकि जब हम प्रैक्टिस भी करते हैं ना तो हम डिफिकल्टी वाली चीजों को शुरू कर देते हैं। नो, पहले सिंपल वैल्यूज लो। अरे जब प्लस माइनस सीखा था तो 2+2 ही सीखा था ना, 200 + 500 थोड़ी सीखा था। इमेजिन करो तब आपको कोई 200 + 245 करवाता तो क्या सीख पाते? नहीं। वही चीज यहां पे है। डायरेक्ट 250 वैल्यू मत लो, 25 ले लो, 50 ले लो, 35 ले लो। 15-20 क्वेश्चन किए आपको ऐसे चुटकियों में चीजें बननी शुरू हो जाएंगी। क्या हो जाएगा? चुटकियों में चीजें बननी शुरू हो जाएंगी अगर आपने इस चीज पे कमांड हासिल कर ली। समझ आया? तो मैग्नीट्यूड चेंज किए बगैर आप किसी भी तरीके से चीजों को इस्तेमाल कर सकते हो। एक और बोनस टिप मैं आप लोगों को देता हूं जो आपको हेल्प करेगा। एक बोनस टिप है, बोनस टिप ये वहां पे यूज करना है जब यूनिट प्लेस पे 5 होता है। जैसे मैंने लिखा कि 25 गुणा 18, 25 गुणा 18। अब मुझे इसको कैलकुलेट करने में भी बहुत आसानी हो जाएगी अगर मुझे पता है कि ये यूनिट प्लेस पे 5 है। तो क्या मैं इसको डबल कर सकता हूं, बट उसके साथ ये देखना है कि क्या इसमें 2 का फैक्टर है। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 25 गुणा 2 गुणा 9। क्या मैं लिख सकता हूं ऐसे? यस और नो? लिख सकता हूं या नहीं? और फिर इस 2 को मैं इस 25 के साथ ले सकता हूं, मतलब 50 गुणा 9, 450। 25 को 18 से गुणा करना कितना डिफिकल्ट है, वहीं 50 को 9 से गुणा करना कितना आसान है। यस और नो? तो जब यूनिट प्लेस पे 5 आ जाए गुणा करने टाइम पे या परसेंटेज निकालने के टाइम पे, तो आप ये देखो कि क्या दूसरे नंबर में कोई 2 का फैक्टर है। अगर 2 का फैक्टर है तो उसको निकाल के यूनिट प्लेस वाले के साथ में गुणा कर दो। उस 2 के फैक्टर को निकालो, और अगर नहीं हो तो फिर कोई सोल्यूशन नहीं है। 25 को 17 से गुणा करना है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है, निकाल ही नहीं सकते। तो भाई डबल तो तभी करेंगे ना जब दूसरे में 2 का फैक्टर होगा। तो फैक्टर को ध्यान से देखना है, फैक्टर को ध्यान से समझना है कि क्या दूसरे में 2 का फैक्टर मिल जाएगा। जैसे ये देखो, जैसे मैंने बोला 28 गुणा 15, तो क्या पॉसिबल है? बिल्कुल। इसको मैं 30 बना दूं और इसको 14 कर दूं, 420। कितना टाइम लगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में? अदरवाइज इसको सॉल्व करते तो ज्यादा टाइम लगता। बताइए, छोटा सा मेथड, छोटी सी अप्रोच कितना जल्दी आपका आंसर निकाल रही है। कितना जल्दी आपका आंसर निकाल रही है। अब एक और वही जो ब्रेकअप वाला मेथड आप लोगों को स्कूल टाइम पे भी सिखाया होगा, वो मैं आपको सिखा देता हूं। जैसे किसी नंबर को 25 को 39 से गुणा करना है, तो आप क्या करते थे? 25 को 40 - 1 से गुणा कर देते हैं। जैसे 25 को अगर 15 से गुणा करनी है तो क्या करते थे? 25 को 10 + 5 से गुणा कर देते हैं। ये चीजें आप लोगों ने स्कूल टाइम पे सीखी होंगी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको आती होंगी। अगर नहीं आती हैं तो ऐसे 25-30 क्वेश्चन देखो। अगले 3 दिन आपकी छुट्टी है, हो सकता है आज आपकी स्पेशल क्लास भी ना हो, समझ रहे ना? शायद आज आपकी स्पेशल क्लास भी ना हो, उसको भी शिफ्ट किया जाएगा। अगले 3 दिन आपको छुट्टी है, कोई भी क्लास नहीं होगी मेरी। तो इन 3 दिन की छुट्टी का, होली की छुट्टी मान लो या कुछ भी मान लो, उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। 2 बजे तो होगी, उस छुट्टी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। आज होली है, अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। कल तो होली नहीं है, कल छुट्टी है। परसों भी होली नहीं है, परसों छुट्टी है। चौथे भी होली नहीं है, चौथे भी छुट्टी है। तो 3 दिन के अंदर अगर आप मेहनत करोगे ना, तो एवरेज परसेंटेज रेशो तीनों टॉपिक कवर हो सकते हैं रिकॉर्डिंग से, अगर पिछला कोर्स भी देख लोगे। बता रहा हूं, 3 दिन में मैथ का डर एकदम दिल से निकल सकता है अगर आप मेहनत करोगे।
प्रॉब्लम वही है कि एफर्ट्स करना पड़ेगा, थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। बात समझ में आई? तो गुणा करते टाइम हम इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अभी एक और चीज, जो सबसे सुप्रीम मेथड, जो मैं सबसे ज्यादा इस्तेमाल करूंगा, एक ऐसा मेथड जो सबसे सुप्रीम मेथड है, जिसको समझने में ज्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, बट अगर आपको यह समझ आया तो समझ लो आप डीआई में प्रो बन जाओगे। ये मेरा आपसे वादा है, अगर आपने ये मेथड सीख लिया तो आपको डीआई से प्रो बनने में कोई नहीं रोक सकता। एक ऐसा मेथड है, ये एक ऐसा मेथड है जो आपको डीआई में एकदम से प्रो बना देगा। अरे पीडीएफ डाउनलोड कर लेना बेटा, उसमें क्या है। प्रो मेथड क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक वैल्यू लिखी 25/50, मैं बिल्कुल छोटी वैल्यू से शुरू करूंगा, 25/50। कई बार आपके पास ऐसी वैल्यू आ जाती है और आपको पूछा जाता है कि ये बताइए कि ये इसका कितने परसेंट है। ऐसा ही आता है, ये तो मुझे भी मालूम है कि आप बोलोगे सर ये इसका 50% है। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट है कि ये मेथड काम कैसे करता है। पॉइंट ये है कि ये मेथड काम कैसे करता है, हमें वो सीखना है। प्लीज बहुत ध्यान से कमेंट्स बंद कर दीजिए, मैं ही बंद कर देता हूं। क्योंकि इसको आप ना सिर्फ अभी सुनो, शांति से सुनो, 5 मिनट फोकस होके सुनो। जब आपके सामने कोई भी ऐसी वैल्यू आ जाती है 25/50, 75/250, कुछ भी आ जाता है, तो उस केस में हमें क्या करना होता है। एक तरीका तो ये होता है कि आप 25/50 गुणा 100 कर दोगे, तो ऐसी वैल्यूज पे ये निकल आएगा। बट अगर मैंने आपको वैल्यू लिख के दे दी कि 275/387, तो इसको 100 से गुणा करो, सारा दिन लग जाएगा बट आंसर नहीं आएगा। सारा दिन बैठे रहोगे मगर आंसर नहीं आएगा। अब आपको जो मैं मेथड सिखाने वाला हूं, ये ऐसा मेथड है जो अप्रोक्सीमेशन से आपको आंसर निकालेगा। इसमें आप लोगों को करना क्या है, इसमें इस वाले डिनोमिनेटर को हमें 100% मानना है, क्योंकि ये ऑलरेडी 100% होता है। और इसका 10% कितना हो जाएगा, एक पॉइंट के बाद 0 लग जाएगी, तो 5 है वो इसका 10% हो जाएगा। और इसका 1% कितना हो जाएगा, 2 पॉइंट्स के बाद 0 लग जाएगी, तो मतलब 0.5 है वो इसका 1% हो जाएगा। इस बात में किसी बच्चों को कोई दिक्कत? थम्स अप देके बता, थम्स अप तो आई थिंक दे सकते हो ना। हाँ, बस थोड़ा मुझे पता रहे कि आपको समझ आ रहा है। हमें क्या करना है, देखो इस मेथड को आप तभी कमांड कर पाओगे अगर मिनिमम इसके 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। अदरवाइज ये मेथड आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा और आप गिव अप कर दोगे। बट हमें गिव अप नहीं करना, हमें इस मेथड पे कमांड हासिल करनी है। हमें इस मेथड पे कमांड हासिल करनी है, और वो तभी होगी अगर हम इसको अच्छे से समझेंगे। स्टार्टिंग में आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक टेबल बना लेना है। एक में आपने लिखना है वैल्यू और एक में लिख देना आपने परसेंटेज। हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस ये देखना है कि ये वाली वैल्यू इसका कितने परसेंट है, ये वाली ऊपर वाली वैल्यू इसका कितने परसेंट है। अब बहुत ध्यान से समझो, 50 100% के बराबर है, तो जो 10% है, मतलब मैंने मान लिया कि जो 10% है वैल्यू, परसेंटेज जो 10 के बराबर है,
वो वैल्यू में 5 है। सिंपल। हमें पहुंचना कहां पे है, हमारी वैल्यू क्या है, हमारी 25 वैल्यू है, तो हमें ऐसी परसेंटेज पे पहुंचना है जो या तो 25 हो या 25 के आसपास हो। अब इस टेबल के हिसाब से देखो, आपको पता है कि 10% का मतलब 5 है, और ये किसके बराबर है, ये 25 के बराबर है। मतलब 5 का टेबल अगर मैं 5 टाइम्स पढ़ूं, मतलब इस 5 का टेबल अगर मैं 5 टाइम्स पढ़ूंगा तो ये 25 हो जाएगा, तो 10 का टेबल भी 5 टाइम पढ़ूंगा तो ये 50% हो जाएगा। बात समझ आया? तो बिना कुछ ज्यादा मेहनत किए आप ये डायरेक्ट देख के बता सकते हो कि जो 25 है वो 50 का कितने परसेंट है, 50%। मैं आपको एक दो एग्जांपल और दिखाता हूं जिससे आपको ज्यादा समझ आएगा। जैसे मैंने लिखा 45/200, पहले सिंपल सिंपल बनाऊंगा। तो ये जो 200 है वो अब आपको पता है 100% होता है, जो इसकी वैल्यू 20 है वो 10% होती है, और जो 2 है वो 1% के बराबर होती है। ये हमें लिख लेना है। अब आप एक टेबल बना लीजिए जिसमें एक साइड पे आप वैल्यू लिख लीजिए और एक साइड पे परसेंटेज लिख लीजिए। हमारी जो वैल्यू है वो 45 है। मैंने देखा कि जो 10% है वो 20 के बराबर है, और 20 का मैं टेबल कितने तक पढ़ूं कि मैं 45 तक पहुंच जाऊंगा। आप बोलोगे कि सर 20 को मैं डबल कर दूं तो मैं 40 हो जाएगा। मतलब अगर वैल्यू मेरी 40 हो गई तो परसेंटेज भी अपने आप में डबल हो जाएगी, 10 गुणा 20%। तो इसका मतलब इस 45 में से जो 40 है वो निकल गया, वो 20% है। अब बाकी का बकाया कितना रह गया, बकाया रह गया 5। हमें पता है कि 1% 2 के बराबर होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 2% 4 या 5 के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये जो 45 है वो इसका 22% के अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। कितना आ रहा है, 22% के अप्रोक्सीमेट आ रहा है। थोड़ा बहुत समझ आया? जो बच्चे पहली बार सीख रहे हैं, मुझे पता है इसमें आपको टाइम लगेगा सीखने में, बट सीखना पड़ेगा। ये जिसको जो बच्चा इसको सीख लेगा ना, बता रहा हूं कि डीआई तो ऐसे चुटकियों में सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। लॉजिक समझ आया कि हमें परसेंटेज और फ्रैक्शन की वैल्यूज को बराबर करने की कोशिश करनी है। एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूं, रुको। 35/265, जैसे मैं आपको लिखता हूं 35/265। अब ध्यान से सुनना, 260 ले लेता हूं। तो 260 किसके बराबर है, 100% के। 26 किसके बराबर हो जाएगा, 10% के। और 2.6 किसके बराबर हो जाएगा, 1%। पहले आप एक टेबल बना लीजिए ताकि आपको कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत ना आए। एक साइड पे वैल्यू लिख लो और एक साइड पे परसेंटेज लिख लो। अब देखो हमें जाना कहां तक है, आपने इस पे ध्यान देना है। सबसे पहले आपने न्यूमिरेटर देखना है कितना है। न्यूमिरेटर है जी हमारा 35, और यहां पर हमें पता है कि 26 10% के आसपास है। मतलब अगर वैल्यू मेरी 26 है तो परसेंटेज 10 हो जाएगा। मतलब इसमें से जो 26 है वो तो जी 10% है। बकाया कितना रह गया, 26 और 35 में गैप कितने का है, 9 का गैप है। कितने का गैप है, 9 का गैप है। तो अब हमें यह देखना है कि जो 9 है वो कितने परसेंट के बराबर है। अब 1% है वो 2.5 के आसपास है, तो मतलब मैं 1 को 4 बना दूंगा तो ये अप्रोक्सीमेटली 26, ये 11 के आसपास चला जाएगा। 11 के आसपास चला जाएगा ना, क्योंकि 4% मतलब 11 के आसपास चला जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो ये 3% की वैल्यू होगी, 78, 7.8, मतलब अप्रोक्सीमेटली। तो ये अप्रोक्सीमेटली 3% के आसपास है। तो जो टोटल 35 है वो कितना परसेंट हो गया इसका, अप्रोक्सीमेटली 13% हो गया। बात समझ आया? सिर्फ आप लोगों को
इस टेबल में देख के ये देखना है कि ये वैल्यू कहां पे फॉल कर रही है, ये वाला जो नंबर है वो इसमें कहां पे फॉल कर रहा है, गुणा घटाव करके। इसके लिए आपको थोड़ी सी टेबल्स की नॉलेज होनी जरूरी है। अगर टेबल पढ़े हुए हैं तो ये क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा, अगर टेबल नहीं पढ़े हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अभी मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चन बनाने सिखा दिए, तो अब आप लोगों ने क्या करना है। हाँ चलो एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, 24/130। अब इसको सेम तरीके से सॉल्व करो जैसे मैंने सिखाया। 24/130 जैसे मैंने सिखाया सेम डिट्टो उसी तरीके से सॉल्व कीजिए। अप्रोक्सीमेटली बताना है, एक्चुअल नहीं बताना, अप्रोक्सीमेटली बताना है। एक तो ऊपर भी नीचे भी चल जाएगी वैल्यूज, कोई दिक्कत नहीं। अप्रोक्सीमेटली भी अगर निकाल लिया तो भी सही है। ये परसेंटेज का सुप्रीम मेथड है, इसको सीख लिया तो समझ लो परसेंटेज सीख ली। देखो 130 है वो 100% के बराबर है, जो 13 है वो 10% के बराबर है, जो 1.3 है वो 1% के बराबर। तो आप ये देख लो, एक साइड अभी फिलहाल आप पहले ऐसा टेबल बनाना शुरू कर दो ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। एक साइड पे वैल्यू एक साइड पे परसेंटेज, आपको सीधा सा दिख रहा है कि अगर ये 10% होता तो ये 13 के बराबर हो जाता। मतलब इसमें से जो 13 है वो तो 10% के आसपास है, इसमें से जो 13 है वो तो 10% के आसपास है। बकाया कितना रह गया, बकाया कितना रह गया, बकाया रह गया 11। अब ये देखना 11 किसके आसपास है। देखो 1.3 है 1% के बराबर, अगर मैं इसको 7 से गुणा करूं तो 13 7 91 होता है, 9.1 होता है, तो कम है। अगर मैं इसको 8 से गुणा कर दूं तो 8.4 हो जाएगा। सॉरी, हमें चाहिए 11 की वैल्यू, हमें चाहिए 11 की वैल्यू। तो 1.3 को अगर मैं 8 से गुणा कर दूंगा तो 10.4 आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 8%। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी वो आपकी 18 और 19 के बीचों बीच कहीं पे आएगी, क्योंकि हमें 11 तक पहुंचना था। 1/3 को 8 से गुणा किया, मतलब ये 8% के आसपास हो। 9, हाँ 9 से करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब 8 तक आप मान सकते हो, 8 और 9 के बीच कहीं ना कहीं ये वैल्यू फॉल कर रही है। 8 और 9 के बीच में ये वैल्यू क्या कर रही है, फॉल कर रही है। सो दिस इज द मेथड जो आप लोगों ने सीखना है, ये आपको बनाना ही पड़ेगा। अगर आप इसको सीख लोगे तो आपको डीआई के बहुत सारे क्वेश्चंस में बच्चे हेल्प हो जाएंगे। अब आप लोगों ने क्या करना है, देखो 3-4 क्वेश्चन मैंने सिखा दिए। आप लोगों ने कम से कम ज्यादा नहीं तो 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। देखो आप इसको 2 घंटे दे दोगे ना बेटा, अगर आप इसको 2 घंटे दे दोगे ना तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी, ट्रस्ट मी। अगर आप इसको 2 घंटे का टाइम दे दोगे ना तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी। समझ नहीं आ रहा तो दोबारा देखो, एक बार फिर से देखो कि कैसे किया जा रहा है। खुद से कोई भी वैल्यूज ले लो, 25/75, 100/90, कुछ भी करते चलो। ट्रस्ट मी, सिर्फ 50 क्वेश्चन बनाइए, 2 घंटे का टाइम दीजिए,
DI में आप बाकी बच्चों से बहुत आगे चले जाओगे, बाकी बच्चों से बहुत आगे चले जाओगे। बट इसको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, तरीका यही है, बस वैल्यूज और परसेंटेज को बराबर करना है। उसके लिए आपको थोड़ा सा टेबल्स की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि गुणा करके कहां तक पहुंच रहे हो बस यही देखना। गुणा करके बस परसेंटेज और वैल्यूज को बराबर करना है। अगर आप इतना सीख लिए तो जैसा मर्जी क्वेश्चन अरे बेटा कुछ भी ले लो ना अपने हिसाब से वैल्यूज यार, 75/90, 120/240, कुछ भी लिख लो यार। ऐसे 50 क्वेश्चन बना लो, पहले छोटे छोटे बना लो, जब आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी फिर थोड़े थोड़े बड़े बड़े बना लो। अगर डिनोमिनेटर में 0 नहीं हुआ तो भी बनेगा, सब होगा, बस प्रैक्टिस शुरू करो एक बार। 50 क्वेश्चन आपका होमवर्क है इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो अगर आप 50 क्वेश्चन, अरे आंसर कहां से यार, कैलकुलेटर से देख लेना, हद होगी यार। साथ में कैलकुलेटर भी रख लेना ना, बाद में कैलकुलेटर से परसेंटेज निकाल के देख लेना। इतना लोड पता नहीं क्यों ले लेते हो आप यार। बाद में कैलकुलेटर से भी देख लेना और खुद की वैल्यू भी देख लेना कि सही आ रही है या गलत आ रही है। तो भी अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा है तो वैल्यू 100% से ज्यादा आएगी। अब देखो केस तो 1000 तरीके के हो सकते हैं, है ना, केस तो कितने भी तरीके के हो सकते हैं, तो परसेंटेज 100 से ज्यादा आ जाएगी, क्या फर्क पड़ता है। तो जो वैल्यू है वो 100% से ज्यादा आ जाएगी, ये तो सिंपल है, कॉमन सेंस की बात है ना। तो आप लोग 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आइए। परसों कल और चौथे, मतलब टोटल 3 छुट्टी हैं। मतलब अगर वैल्यू ऐसे होती 120/60 तो सीधा सा नजर आ रहा है ना 200%। तो भाई अगर न्यूमरेटर बड़ा हुआ तो तरीका तो वही यूज हो जाएगा ना। 60 100 के बराबर है 100%, तो 120 200% के बराबर हो जाएगा। अब ये तो कॉमन सेंस की चीजें है ना, ये तो अब आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा ना। अब इसके लिए तो अपना दिमाग लगाना पड़ेगा ना, हर चीज लकीर के फकीर मत बनो, लकीर के फकीर मत बनो, अपना भी दिमाग लगाओ। इसी वजह से बोल रहा हूं कि मैथ प्रैक्टिस पे बेस्ड है। जो बंदा जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उसका उतना ज्यादा होल्ड है वो मैथ पे हो जाएगा। ठीक है जी। सो अब हम मिलेंगे स्पेशल क्लास। अगर आज देखते हैं स्पेशल पे भी छुट्टी कर देते हैं यार, आज स्पेशल पे भी मजे करो, आज होली सेलिब्रेट करो, 2-3 दिन का ब्रेक लो आप भी, मैं भी थोड़ा सा ब्रेक लूं, आप भी आगे पीछे की क्लासेस को कवर कर लो। ठीक है, जब जिसकी जो पुरानी क्लासेस रहती हैं तो वो भी कर लो आप। ठीक है, 3 दिन का टाइम बहुत होता है, 2-3 यूनिट आप बड़े आराम से रिकॉर्डिंग से कवर कर सकते हो। हमारे पास पूरा टाइम है, तो 2-3 दिन का छुट्टी है आपको, तो उस टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कीजिए। अब ट्यूसडे को क्लास होगी, अब हमारी क्लास है वो ट्यूसडे को होगी पेपर 1 की। हाँ, हो सकता है शाम को एक आधा यूट्यूब सेशन हो, 1 घंटा लूंगा आपका अगर लिया भी, उसके बिना बाकी पूरा दिन आपकी क्लास नहीं होगी। ठीक है, चलिए। तो ये क्वेश्चन 50 प्रैक्टिस करके ही क्लास में आना, समझ आया। 2 बजे तो होगी, हाँ नहीं 2 बजे तो होगी, 2 बजे तो लेंगे यार, वो नहीं कैंसिल करेंगे। इंडिया वो हमने कंपनी लॉ पढ़ना है, वो तो होगी। 50 क्वेश्चन पढ़ने हैं, 50 क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद ही आपने क्लास में आना है। यूट्यूब का चैनल है कॉमर्स नेट अचीवर्स, कॉमर्स नेट अचीवर्स यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल का नाम। चल ठीक है, थैंक यू सो मच। एक बार सभी को फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब एंजॉय कीजिए अपना अपने दोस्तों फैमिली के साथ, और मिलते हैं 2-3 दिन के बाद। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, खुश रहिए।